हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कॉमन सॉल्ट अर्थात साधारण नमक और कॉस्टिक सोडा अर्थात सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में पढ़ेंगे, उसके यूजेज और उसके प्रिपरेशंस को देखेंगे। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग ने सॉल्ट्स के प्रिपरेशन, उसके प्रॉपर्टीज और उसके टाइप्स को देखा था। आइए आज साधारण नमक और कॉस्टिक सोडा के बारे में देखते हैं। साधारण नमक को हम लोग लेबोरेटरी में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के द्वारा बना सकते हैं। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ा था कि जब कोई एसिड किसी बेस से रिएक्ट करता है तो हमें सॉल्ट और वाटर देता है। जैसे कि अगर हम लोग एसिड के रूप में HCl ले लिए और बेस के रूप में NaOH ले लिए तो दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे Na+ और Cl-। इसका पॉजिटिव पार्ट इसका नेगेटिव पार्ट आपस में रिएक्ट कर जाएगा और हमें NaCl देगा और साथ ही साथ इसका नेगेटिव पार्ट इसके पॉजिटिव पार्ट से मिलकर वाटर भी देगा। तो इस तरह से जब कोई एसिड किसी बेस से रिएक्ट करता है तो हमें सॉल्ट मिलता है, और अगर हमें NaCl बनाना हो तो हम HCl और NaOH लेते हैं। यह जो NaCl है इसे सोडियम क्लोराइड अर्थात कॉमन सॉल्ट भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम है टेबल सॉल्ट और सी सॉल्ट भी। इसे सी सॉल्ट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अधिकांश हमारी ज़रूरत की जो नमक है वो समुद्र से प्राप्त की जाती है, क्योंकि समुद्र के पानी में लगभग 33% नमक घुला रहता है, जो कि काफ़ी बड़ी मात्रा होती है नमक की। और समुद्र का पानी इसलिए खारा हमें लगता है, इसलिए समुद्र के पानी को हम लोग पी भी नहीं सकते हैं क्योंकि वो स्वाद में खारा है। जब कोई इंसान समुद्र में डूब जाता है तो उसे सलाह दी जाती है कि वह समुद्र के पानी को ना पिए, क्योंकि जैसे ही वो पीना शुरू करेगा तो उसे और प्यास लगेगी और रिवर्स ऑस्मोसिस होने लगेगा और उसके सेल्स के अंदर जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो बाहर आना शुरू हो जाएंगे, रिवर्स ऑस्मोसिस होने लगेगा और वो व्यक्ति मर जाएगा, सिकुड़ करके मर जाएगा। इसके बारे में हम लोग रिवर्स ऑस्मोसिस के वीडियो में अलग से पढ़ेंगे। अभी हम लोग ने देखा कि नमक जो है हम लेबोरेटरी में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के द्वारा बना सकते हैं, और अगर लार्ज स्केल में हमें नमक को प्रोड्यूस करना हो, उसका प्रोडक्शन करना हो तो हम लोग उसको समुद्र के माध्यम से कर सकते हैं। तो समुद्र में किस तरह से नमक को हम लोग बना सकते हैं, आइए देखते हैं उस चीज़ को। समुद्र से नमक बनाने के लिए सबसे पहले हमारे पास जो समुद्र है उसके किनारे किनारे छोटे छोटे मेड बना लेते हैं हम लोग, बाउंड्रीज उठा करके बना लेते हैं। इस बाउंड्रीज में, इस मेड में जब समुद्र का पानी आएगा तो ये यहीं पे आके स्टोर हो जाएगा। धीरे धीरे जब इस पर सनलाइट पड़ेगी तो यह इसके अंदर का जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो इवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा और सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल्स सूख जाएंगे और सिर्फ बचेगा इस मेड के अंदर सॉल्ट, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। उसको फिर एक जगह पे जमा करके इस तरह से छोटा छोटा हीप बना लिया जाता है। ये जो हीप आप देख रहे हैं नमक के, वो अभी पूरी तरह से शुद्ध नहीं है, इम्प्योर हैं। इसमें बहुत तरह के कैल्शियम, मैग्नीशियम के क्लोराइड्स और सल्फेट्स यहाँ पे इसमें डिजॉल्व रहते हैं, और भी तरह के कंटामिनेशंस इसमें रहते हैं। तो इसको फिर बाद में आप देख सकते हैं मज़दूर लोग इसे फैक्ट्री में पहुँचाएंगे गाड़ियों के द्वारा, और फिर फैक्ट्री में जाके ये रिफ़ाइन होगा, प्यूरीफाई होगा, और तब जाके जो सॉल्ट हमें प्राप्त होगा NaCl, वो खाने योग्य होगा। उसको हम लोग भोजन में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डॉक्टर्स हमें सलाह देते हैं कि हमें सिंपल सा NaCl नहीं खाना चाहिए, बल्कि उसके साथ में अगर आयोडाइज्ड सॉल्ट खाते हैं, अर्थात जो नमक आप देख रहे हैं प्यूरीफाई करने के बाद अगर इसमें पोटेशियम आयोडाइड मिला देते हैं तो इसमें आयोडीन जो है आके घुल जाएगा, मिल जाएगा, और इस तरह से जो हमारा सॉल्ट रहेगा वो नॉर्मल सॉल्ट नहीं बल्कि एक आयोडाइज्ड सॉल्ट कहलाएगा। यह जो आयोडाइज्ड सॉल्ट है वो हमारे हेल्थ के लिए, हमारे बॉडी के लिए, हमारे माइंड के लिए बहुत अधिक आवश्यक है, बहुत बड़ा रोल अदा करता है आयोडीन। आइए देखते हैं कि किस तरह से ये आयोडीन हमें अनेक तरह की चीज़ों से बचाता है। आयोडीन की कमी से हमें घेंघा रोग, जिसे ग्वेटर रोग भी कहते हैं, वो हो जाता है। आयोडीन एक्चुअली हमारा जो थायरोक्सिन ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड है, जिसे थायरोक्सिन हार्मोन निकलती है, उसके सिक्रीशन के लेवल को मेंटेन करके रखता है, उसको बना के रखता है। अगर उसके सिक्रीशन लेवल में थोड़ा सा भी डिसऑर्डर पाया गया, उसमें उतार चढ़ाव पाया गया, तो हमारा थायराइड जो है फूल जाएगा, और इस तरह से हमारा जो गला है वो पूरी तरह से फूला हुआ हमेशा नज़र आएगा, और इस तरह से पूरा बॉडी आपका पूरा भद्दा दिखने लगेगा। आयोडीन की कमी से सिर्फ घेंघा रोग ही नहीं बल्कि आप महिलाओं में गर्भपात देखने को मिलता है, शारीरिक विकास में रुकावट आ जाती है आयोडीन की कमी से, बच्चे जो हैं मृत पैदा होते हैं माता के शरीर से, काम करने में बहुत जल्दी थकान का एहसास होने लगेगा, विकलांगता भी इससे देखने को मिलती है, और मंद बुद्धि के बच्चे भी आयोडीन की कमी के शिकार होते हैं और बौनापन भी देखने को मिलता है। इसलिए आयोडीन जो है वो हमारे बॉडी के लिए और हमारे दिमाग के लिए बहुत ही आवश्यक है। अगर हम प्रॉपर फिजिकल और मेंटल हेल्थ चाहते हैं तो शुरू से ही हमें बच्चों को प्रॉपर अमाउंट में आयोडाइज्ड सॉल्ट देना चाहिए।
यहाँ पे ध्यान देने वाली एक बात और है कि हमारा जो सॉल्ट है वो एक जहर है, वास्तव में वो एक जहर है। जिस तरह से हम लोग बहुत सारे केमिकल्स और ड्रग्स लेते हैं, दवाइयाँ लेते हैं, वो वास्तव में एक जहर हैं, ड्रग्स हैं, लेकिन अगर उनकी थोड़ी थोड़ी मात्रा करके ली जाए तो वो एक अमृत और एक वरदान के जैसा काम करती हैं और हमारे बॉडी में फ़ायदेमंद होती हैं। लेकिन ज़्यादा मात्रा में लेने पर फिर वो हमारे लिए नुकसानदेह होती है। उसी प्रकार से नमक को भी अगर थोड़ी थोड़ी मात्रा में लिया जाए, आयोडाइज सॉल्ट, तो हमारे बॉडी के लिए बहुत काफ़ी फ़ायदेमंद है। लेकिन अगर एकाएक एक ही मात्रा में बहुत बार ले लिया जाए एक ही समय में, तो वो हमारे लिए जानलेवा भी हो सकता है। अब नमक से जुड़े भी हम लोग एक आंदोलन के बारे में पढ़ते हैं जो गांधी जी ने चलाई थी। शायद आपको कुछ याद आ रहा हो, आइए देखते हैं उस आंदोलन को। नमक से जुड़े हुई हमारे पास एक आंदोलन है जिसे हम लोग नमक सत्याग्रह या दांडी यात्रा या नमक आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। यह अहिंसात्मक आंदोलन था जिसको गांधी जी ने शुरुआत किया था अपने वॉलंटियर्स के साथ में 1930 में। 12 मार्च से लेकर के 6 अप्रैल तक ये चला था, लगभग 24 से लेकर 26 दिन तक ये चला था और काफ़ी अहम भूमिका निभाता है हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में। ये जो दांडी यात्रा है वो हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, क्योंकि इस आंदोलन का 2 मुख्य उद्देश्य था। पहला कि जो हमारे अंग्रेज़ हैं उनके द्वारा जो नमक का जो काला कानून बनाया गया, टैक्स जो लागू किया गया और जो मोनोपोली थी अंग्रेज़ों की, उसके विरुद्ध में एक अहिंसात्मक तरीके से अपनी आवाज़ उठानी थी। और दूसरा था कि हम एक पैदल मार्च करके लोगों को यूनाइट करें, लोगों को एकत्रित करें, लोगों को जागरूक बनाएं कि हम अपने अधिकारों के लिए, अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ेंगे और हमें चुप नहीं रहना चाहिए। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि नमक को किस तरह से हम लोग लेबोरेटरी में बना सकते हैं, समुद्र से किस तरह से नमक को प्राप्त कर सकते हैं और किस प्रकार से नमक का जो कहानी है आंदोलन से जुड़ा हुआ है और किस तरह से हमें आज़ादी में यह हमें दिलाने में मदद करता है। और आयोडाइज जो सॉल्ट है वो किस तरह से हमारे बॉडी के लिए कितना ज़रूरी होता है। अब आइए समझते हैं कि इस नमक का यूज करके किस तरह के केमिकल्स को हम लोग बना सकते हैं। अभी हम लोगों ने देखा कि जब HCl और NaOH आपस में रिएक्ट किए तो हमें NaCl प्राप्त हुआ और साथ ही साथ हमें वाटर मिला। इस NaCl का इस्तेमाल करके हम NaOH, जिसे हम लोग कॉस्टिक सोडा भी कहते हैं, उस चीज़ को बना सकते हैं। हम लोग इसी NaCl का इस्तेमाल करके वॉशिंग सोडा Na2CO3 × 10H2O भी बना सकते हैं। इसी NaCl का इस्तेमाल करके हम लोग बेकिंग सोडा NaHCO3 भी बना सकते हैं और इसी NaCl का इस्तेमाल करके हम लोग ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 इसको भी बना सकते हैं। हम इन सारी चीज़ों के बारे में बारी बारी से अलग अलग लेक्चर्स में पढ़ेंगे। अभी बेसिकली हमें इस वीडियो लेक्चर में NaOH के बारे में पढ़ना है कि किस तरह से NaOH का इस्तेमाल कर NaCl का इस्तेमाल करके NaOH को बना सकते हैं, अर्थात कास्टिक सोडा को किस तरह से NaCl से बना सकते हैं। तो NaCl के सॉल्यूशन से, वाटर एक्वस सॉल्यूशन से हम लोग NaOH को जो बनाने की विधि है उस विधि को क्लोर अल्कली मेथड कहते हैं। क्लोर अल्कली मेथड में क्या होता है उस चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि आप ये जो रिएक्शन देख रहे हैं HCl और NaOH, जब हमें NaCl दे रहा है और H2O दे रहा है, तो कभी आपके मन में सवाल उठा कि क्या हम इस रिएक्शन को रिवर्स कर सकते हैं अथवा क्या ये रिएक्शन रिवर्सिबल है। तो देखने में तो लग रहा है कि नहीं, ये रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं है, इस रिएक्शन को रिवर्स नहीं कर सकते हैं। अगर आप पानी और नमक को घुलाएंगे तो हमें थोड़ी ना NaOH और HCl मिल जाएगा, ये रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं है। लेकिन अगर जब इससे इलेक्ट्रिसिटी हम लोग जब पास कराते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि NaOH हमें बनता दिखाई दे रहा है, साथ ही साथ हमें H2 गैस भी निकलता है और Cl2 गैस भी हमें प्राप्त होता है। तो इसी ब्राइन सॉल्यूशन, जब हम पानी में किसी सॉल्ट को घुलाते हैं तो उसे ब्राइन सॉल्यूशन कहा जाता है। तो ब्राइन सॉल्यूशन से जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, NaOH और HCl, और इसी मेथड को हम लोग क्या कहते हैं, क्लोर अल्कली मेथड। आइए देखते हैं कि क्लोर अल्कली मेथड में किस तरह से हम लोग NaOH, H2 और Cl2 को प्राप्त कर सकते हैं। यह हमारा क्लोर अल्कली मेथड के लिए अरेंजमेंट है। अब इस अरेंजमेंट में सबसे पहले एक बड़ा सा बीकर लेते हैं, उस बीकर में हम लोग ब्राइन सॉल्यूशन डालते हैं। ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। ब्राइन सॉल्यूशन जो होता है हमारा, वो सॉल्ट और वाटर के सॉल्यूशन को कहा जाता है। आप सॉल्ट जनरली जो है हमारा NaCl इस्तेमाल किया जाता है। NaCl और वाटर के जो सॉल्यूशन हैं उन्हें हम लोग ब्राइन सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। आप 10% ब्राइन सॉल्यूशन भी ले सकते हैं, आप 20% भी ले सकते हैं, 30% भी ले सकते हैं, 40% भी ब्राइन सॉल्यूशन आप ले सकते हैं। 40% ब्राइन सॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन को बताता है, तो आप किसी भी तरह के कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन को ले सकते हैं। जनरली
ब्रांड सॉल्यूशन जो होता है वो जनरली 40% हम लोग ले लेते हैं, हालांकि आप और भी ब्रांड सॉल्यूशन ले सकते हैं। तो हमने एक बड़ा सा बीकर लिया है, उस बीकर में आप देख सकते हैं यहाँ तक हम लोगों ने ब्रांड सॉल्यूशन भर दिया है। उस सॉल्यूशन के अंदर हम लोगों ने इलेक्ट्रोड डाला है, 2 इलेक्ट्रोड डाले हैं। वो जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो जनरली हम लोग लेस रिएक्टिव इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करते हैं, ताकि किसी तरह का और फर्दर कोई दूसरा रिएक्शन देखने को ना मिले, तो हम लोग जनरली लेस रिएक्टिव इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करते हैं। प्रीवियस लेक्चर्स में जहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर पढ़ रहे थे, उसमें हम लोगों ने देखा था कि इलेक्ट्रोड के 2 वर्क होते हैं। ये जो कार्बन के इलेक्ट्रोड्स या ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड्स जो हम लोगों ने लिया है, उसके 2 काम हैं। पहला कि सॉल्यूशन से अगर करंट पास कराना हो तो ये इलेक्ट्रोड से पास कराया जाएगा। डायरेक्टली हम किसी तार को किसी सॉल्यूशन के अंदर डाल करके करंट तो पास नहीं करा सकते हैं, तो हम लोग जनरली क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड का सहारा लेते हैं। दूसरा जो मेन फंक्शन है इलेक्ट्रोड का, वह है डिस्चार्जिंग एजेंट की तरह। अर्थात यह जो चार्जेज होते हैं, जो आयंस होते हैं, जो इस सॉल्यूशन में मौजूद होंगे, उस आयंस को क्या करेंगे, वो डिस्चार्ज कर देंगे। डिस एंड चार्ज, डिस मतलब हटाना, रिमूव करना, तो ये चार्जेस को हटा देते हैं। अभी हम लोगों ने जो ब्रांड सॉल्यूशन लिया है, आप देख सकते हैं यहाँ जो ब्रांड सॉल्यूशन लिया है, उस ब्रांड सॉल्यूशन में क्या क्या आपको देखने को मिलता है, NaCl है और वाटर है। तो जब NaCl टूटेगा तो हमें Na+ आयन देगा और Cl- आयन देगा, और जब वाटर टूटेगा तो हमें कुछ मात्रा में H+ और कुछ मात्रा में OH- आयन मिलेगा। तो इस तरह से हमारे पास 4 आयन्स आपको इस बीकर में दिखाई पड़ेंगे, 4 तरह के आयन्स आपको बीकर में दिखाई देंगे। अब ये जो आयन्स है वो काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल होंगे, तो कोई भी आयन्स चाहता है कि हम अस्टेबल हों। तो अस्टेबल कैसे होगा वो चीज़, जब वो न्यूट्रल हो जाए। तो ये जो इलेक्ट्रोड्स हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, वो ये इलेक्ट्रोड्स इन आयनों को क्या करते हैं, अस्टेबल बनाते हैं, अपने पास अट्रैक्ट करके, उसको खींच करके। तो आगे देखेंगे कि किस तरह से उसको अस्टेबल बनाते हैं। एक बात और मैं बता देता हूँ कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि आयन्स जो होते हैं वो अस्टेबल नहीं होते हैं। इस चीज़ को इस सिंपल तरीके से समझते हैं। जैसे कि कोई हमारे पास पॉजिटिव आयन है, कोई नेगेटिव हो, चाहे हमारे जनरली 2 तरह के आयन्स हैं, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव, दोनों ही अनस्टेबल होते हैं। इसको इस तरह समझते हैं, हमारे पास नेगेटिव है मतलब बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है, मतलब मान लेते हैं कि हमारे पास बहुत सारा पैसा है। जिस आदमी के पास बहुत सारा पैसा हो तो उसके अंदर बहुत ही अशांति रहती है, हलचल रहता है मन में कि इस पैसा को कहाँ इन्वेस्ट करें, कहाँ खर्च करें, कितना और पैसा बनाएं। तो ये भी अशांत है, यानी कि अनस्टेबल है। और जिस आदमी के पास प्लस चार्ज है, मतलब उसके पास बहुत ही कम पैसा है, बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन है, तो उसके पास भी चाहत रहती है कि नहीं, मेरे पास भी एक लिमिटेड अमाउंट में, एक प्रॉपर अमाउंट में पैसा आ जाए, ताकि अपना हम परिवार संभाल सकें, अपना देखभाल अच्छे से कर सकें और खुश रहें। तो ये भी चाहता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन हमको भी मिल जाए, ये चाहता है कि हम इन्वेस्ट करें, और ये चाहता है कि हमको कुछ मिल जाए। तो दोनों के अंदर अशांति है, इसलिए दोनों को पसंद आता है कि हम न्यूट्रल रहें, अर्थात ना ज़्यादा हमारे पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो, ना ज़्यादा हमारे पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो। तो यही काम करता है, ये हमारे जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो डिस्चार्जिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। अर्थात जो चार्जेस हमारे पास अवेलेबल हैं सॉल्यूशन में, उस चार्ज को डिस्चार्ज कर देते हैं, और इस तरह से उन जो आयन्स हैं उनको अस्टेबल बना देते हैं। तो ये दो हम लोगों ने अभी चीज़ों के बारे में पढ़े। पहला हम लोगों ने बीकर लिया था, उसमें ब्रांड सॉल्यूशन डाला था, उसमें फिर 2 हम लोगों ने इलेक्ट्रोड्स डाल दिया। उसके बाद इस इलेक्ट्रोड को हम लोग एक बैटरी से जोड़ देंगे, एक इलेक्ट्रोड को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ देंगे और एक इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देंगे। जैसे ही हम लोग स्विच ऑन करेंगे तो अब यह कार्बन इलेक्ट्रोड नहीं कहलाएंगे, इलेक्ट्रोड तो कहलाएंगे, लेकिन अब ये इलेक्ट्रोड अब अलग अलग इलेक्ट्रोड के जैसा बिहेव करेंगे। चूँकि हम लोगों ने इस इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव से जोड़ दिया है, इसलिए इस इलेक्ट्रोड पे अब पॉजिटिव चार्जेस देखने को मिलेंगे, और चूँकि हमने इस इलेक्ट्रोड को नेगेटिव से जोड़ दिया है, इसलिए इस इलेक्ट्रोड पर नेगेटिव चार्जेस देखने को मिलेंगे। हमने एक ट्रिक पढ़ा था पिछले प्रीवियस लेक्चर में, NCR, अर्थात नेगेटिव इज कॉल्ड कैथोड and at cathode reduction takes place and reduction is gain of electron, RIG, reduction is gain of electron। अर्थात जो हमारा इलेक्ट्रोड नेगेटिव होगा, अर्थात जो नेगेटिव टर्मिनल बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होगा, उसे हम लोग कैथोड कहते हैं, और कैथोड पे रिडक्शन होता है, और रिडक्शन का मतलब हम लोगों ने पढ़ा था गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अर्थात यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का गेन होगा, अर्थात जिसके पास कम इलेक्ट्रॉन है वो वहाँ जाएगा और इलेक्ट्रॉन ले करके अस्टेबल हो जाएगा। उसी प्रकार से एनोड की बात करें तो एनोड को हम लोग पॉजिटिव जो टर्मिनल से जुड़ा हुआ हमारे पास इलेक्ट्रोड है उसे एनोड कहते हैं, और एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से जब तक स्विच को हम लोग ऑन नहीं करेंगे तब तक
यह जो एक नॉर्मल इलेक्ट्रोड की तरह बिहेव करेगा, लेकिन जैसे ही स्विच ऑन कर देंगे यह जो इलेक्ट्रोड है अब पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड कहलाने लगेंगे, या इसी को कैथोड या एनोड कहेंगे। हम लोग जनरली पढ़ते आते हैं कि नेगेटिव जो इलेक्ट्रोड होते हैं उन्हें कैथोड कहते हैं, लेकिन यह तरीका सही नहीं है। हम कैथोड उसे कहते हैं जहाँ पर रिडक्शन होता है। रिडक्शन कभी कभी एनोड पर भी होता है, इसलिए इस डिफिनेशन को कभी याद ना करें कि नेगेटिव इज कॉल्ड कैथोड। बस मैं इस चीज़ को समझाने के लिए आपको बताया। जनरली जहाँ रिडक्शन होता है उसे कैथोड कहते हैं, और जहाँ ऑक्सीडेशन होता है उस जगह को हम लोग या उस इलेक्ट्रोड को हम लोग एनोड कहते हैं। तो इस तरह से हमारा पूरा अपैरेटस तैयार हो जाता है। हमने एक बीकर लिया, 2 इलेक्ट्रोड लिया, बैटरी से उसको जोड़ दिया, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड हो गया अर्थात कैथोड हो गया, और एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हो गया अर्थात एनोड हो गया। अब क्या क्या घटनाएं घटेंगी जैसे ही हम लोग स्विच ऑन करेंगे उस चीज़ को देखते हैं। जैसे ही हम लोग स्विच ऑन करेंगे बैटरी का, तो ये जो इलेक्ट्रोड्स हमें हैं, 2 इलेक्ट्रोड्स जो प्राप्त हुए हैं, वो अब कैथोड और एनोड के जैसा काम करेंगे। पॉजिटिव टर्मिनल से जो जुड़ा हुआ है उसे एनोड बोलेंगे, और जो नेगेटिव से जुड़ा है उसे कैथोड बोलेंगे। चूँकि यह इलेक्ट्रोड नेगेटिव है और यह इलेक्ट्रोड जो है पॉजिटिव है, तो जितने भी आयन्स हमारे सॉल्यूशन में थे, हमने देखा था कि 4 तरह के आयन्स थे, Na+ थे और H+ था, Cl- था और OH- था। 4 तरह के आयन्स हमारे पास थे, और हमारे पास 2 तरह के इलेक्ट्रोड्स हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स होंगे, हमारे पास हमारे पास 2 तरह के आयन्स हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो हमारे पास कौन कौन से पॉजिटिव आयन्स हैं? Na+ और H+। तो जो प्लस आयन्स हैं वो किसकी तरफ जाना चाहेंगे? जो माइनस है, अर्थात हमारे पास माइनस कौन है? कैथोड। तो ये कैथोड की तरफ जाना चाहेंगे। अब इसमें फिर कंपटीशन होने लगेगा। Na+ और H+, 2 तरह के आयन्स हैं, दोनों में से कोई एक ही तो जा पाएगा कैथोड के पास। कैथोड के पास तो कोई एक ही अट्रैक्ट हो पाएगा, वही जा पाएगा जो कम एनर्जी खपत करता हो, जो लीस्ट एनर्जी मांगता हो वहाँ जाने के लिए, तुरंत अट्रैक्ट हो जाता हो। तो अब सवाल उठता है कि ये दोनों भाइयों में कंपटीशन होगा कि सबसे पहले इस कैथोड के पास पहुँचे कौन। इस चीज़ को कैसे डिटरमाइन करेंगे कि जल्दी कौन पहुँचेगा, जल्दी कौन नहीं पहुँचेगा? उसी प्रकार से अगर एनोड पे बात करें तो हमारे पास 2 तरह के नेगेटिव आयन्स हैं, Cl- है और OH- आयन्स हैं। तो Cl- और OH- आयन में अब इन दोनों भाइयों में फिर कंपटीशन होना शुरू हो जाएगा। ये बोलेगा कि नहीं हम जाएंगे एनोड के पास, पॉजिटिव के पास। ये भी बोलेगा नहीं हम भी नेगेटिव है तो हम भी जाएंगे पॉजिटिव के पास। तो दोनों में कंपटीशन चलेगा, लेकिन जाएगा कोई एक ही, दोनों नहीं जा सकते हैं। तो कोई एक कौन जाएगा? इस चीज़ को कैसे डिटरमाइन करेंगे? तो इस चीज़ को डिटरमाइन करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ का इस्तेमाल करते हैं। कैटायन के लिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ ज़्यादा प्रायोरिटी उसको देते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के अलावा भी और सारे फैक्टर्स हैं जिनको हम लोग माइंड में रखना काफ़ी ज़रूरी होता है। जैसे कि इसमें ओवर वोल्टेज को भी ध्यान देना पड़ता है एनायन के केस में, जो हम लोग एनायन लेते हैं। तो आइए देखते हैं कि Na+ और H+, इन दोनों में से सबसे पहले कौन इसके पास, कैथोड के पास जाना पसंद करेगा, और Cl- और OH- में से ये दोनों में से कौन सबसे पहले एनोड के पास जाना पसंद करेगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आगे क्या होता है। यह हमारा पास रिएक्टिविटी सीरीज़ है, इसे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ भी कह सकते हैं, अगर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी लिख देते हैं तो। ये हमारे पास रिएक्टिविटी सीरीज़ है। आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर में जो एलिमेंट्स हैं, मेटल्स हैं, वो सबसे हाईली रिएक्टिव हैं, और बीच वाले जो मॉडरेट रिएक्टिविटी शो करते हैं, और जो सबसे लास्ट में हैं वो लीस्ट रिएक्टिव हैं। नीचे तक जैसे जैसे हम लोग बढ़ेंगे ऊपर से नीचे, तो यहाँ पे जो ईज ऑफ डिस्चार्ज पोटेंशियल का जो ईज है वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। अर्थात अगर हम लोग सिल्वर और मरकरी की बात करें, मतलब Ag+ और Ag2+ की बात करें, और बोलें कि ये दोनों में से कैटायन के पास या कैथोड के पास, एक्चुअली कैटायन नहीं, कैथोड के पास सबसे पहले कौन जाना पसंद करेगा? तो आप सबसे पहले जो सबसे नीचे में सीरीज़ के सबसे नीचे में जो होगा वो सबसे ज़्यादा पसंद करेगा कैथोड के पास जाना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सिल्वर है, सिल्वर सबसे नीचे है मरकरी के, तो सिल्वर इस कैथोड के पास जाना जल्दी पसंद करेगा इन कंपेरिजन टू Ag2+। उसी तरह से अगर हम लोग पोटेशियम और मैग्नीशियम की बात करें, मैग्नीशियम 2+ हमारे पास है और पोटेशियम यानी कि K+ हमारे पास है। दोनों में से कौन सबसे पहले कैथोड के पास जाना पसंद करेगा, अर्थात नेगेटिव के पास जाना पसंद करेगा? जो सबसे पहले सबसे नीचे में आता है सीरीज में। तो सबसे नीचे सीरीज में कौन आ रहा है हमारे पास? मैग्नीशियम सबसे नीचे आ रहा है, इसलिए मैग्नीशियम सबसे पहले पसंद करेगा कि हम नेगेटिव के पास जा कर के डिपॉजिट हो जाएं, क्योंकि वो लीस्ट एनर्जी रिक्वायर्ड करेगा वहाँ जाने के लिए।
इस चीज़ को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ किस तरह से डिसाइड करके बनाते हैं, किस तरह से ऑर्डर डिसाइड करते हैं। आइए, ये तो कैटायंस के कुछ सीरीज़ थे, लेकिन अगर हम लोग एनायन का सीरीज़ देखेंगे तो क्या होता है। एनायन के सीरीज़ में आप देख सकते हैं कि सबसे जो रिएक्टिविटी की बात करें तो ये इस तरह से रिएक्टिविटी जो है वो घटती चली जा रही है। लेकिन अगर डिपोजिशन की बात करें तो आप डिपोजिशन की बात करेंगे, अर्थात कितना ज़्यादा डिस्चार्ज होने की क्षमता किसके पास है, तो आप पाएंगे कि जो OH है वो सबसे ज़्यादा डिस्चार्ज होने की क्षमता रखता है इन कंपेरिजन टू I-, Br-, Cl-। अर्थात Cl- हमारे पास एक आयन था और एक OH- आयन था। इन दोनों में डिस्चार्ज होने की क्षमता आप इस सीरीज़ को देखेंगे तो आप पाएंगे कि डिस्चार्ज होने की क्षमता OH- आयन को है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मैंने अभी बोला कि जब एनायन का केस हो तो एनायन के केस में सिर्फ हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज़ देख करके ही नहीं पता कर सकते, बल्कि उसमें दूसरे जो फैक्टर्स हैं उस चीज़ को भी देखा जाता है कि एनायन कितना बड़ा है, कितना छोटा है, अर्थात साइज़ कितना है। ओवर वोल्टेज को भी हम लोग ध्यान में रखते हैं, और भी जो फैक्टर्स हैं उन चीज़ों को ध्यान में रख के इस चीज़ को डिसाइड करते हैं। हालांकि उस चीज़ को अभी इस वीडियो में नहीं पढ़ेंगे, बस हमें ये जानना है कि इस सीरीज़ में हमें OH दिख रहा है कि उसका जो डिस्चार्ज होने का जो टेंडेंसी वो सबसे ज़्यादा है, लेकिन यह डिस्चार्ज सबसे पहले ना होकर के Cl- जो है वो एनोड पे जाके डिस्चार्ज हो जाता है इन कंपेरिजन टू OH- आयन। उसी तरह से अभी हम लोगों ने इस सीरीज़ को देखा था। इस सीरीज़ की बात करें तो हमारे पास दो तरह के यहाँ पे आयंस मौजूद थे, Na+ और H+। अब इन दोनों में कंपटीशन चल रहा था कि कौन सबसे पहले ज़्यादा जल्दी कैथोड के पास जाके पहुँचेगा। तो आप देखिए सबसे नीचे कौन है, H यहाँ पे है और सोडियम यहाँ पे है। सबसे नीचे हाइड्रोजन है, मतलब H जो है वो कैथोड पे जाके डिस्चार्ज हो जाएगा इन कंपेरिजन टू सोडियम। सोडियम जो है वो चूँकि मेटल है, हाईली रिएक्टिव है, और Na+ चूँकि आप देखेंगे इसके पास 2 और 8, ये काफ़ी हाईली मतलब अस्टेबल एक तरह से मान सकते हैं। रिएक्टिव है लेकिन ये अस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को पोजेस करता है, और जनरली जितने भी मेटल्स होते हैं वो जनरली ऑक्सीडाइज फॉर्म में रहते हैं, और ये हमेशा रिड्यूस फॉर्म में रहना चाहेगा। तो ये जाके रिडक्शन अपना शो करेगा वो कैथोड पे पास जा करके। तो सोडियम प्लस आयन और हाइड्रोजन आयन के केस में हम लोग देखेंगे कि हाइड्रोजन है जो कहाँ जाएगा, कैथोड के पास, सोडियम नहीं जाएगा। उसी प्रकार से अगर OH- और Cl- की बात करें तो Cl- है जो कहाँ जाएगा, एनोड के पास, ना कि OH- जाएगा। अब आइए देखते हैं कि एनोड और कैथोड पे किस तरह के रिएक्शन देखने को मिलते हैं। अभी हम लोगों ने देखा कि दो तरह के आयन थे, H+ और Na+। उसमें से H+ प्रेफर करेगा कि हम कैथोड के पास जाके यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएं। उसी तरह से हमारे पास दो तरह के आयन थे, Cl- और OH-। उसमें से हम लोग देखा कि Cl- का टेंडेंसी ज़्यादा रहेगा एनोड के पास आकर के डिपॉजिट होने का। अब एनोड के पास जब वो जाएगा और कैथोड के पास जाएगा तो क्या होगा देखते हैं। तो लिखते हैं 8 कैथोड। कैथोड पे क्या होता है, जनरली आपको मैंने ट्रिक बताया था NCR, अर्थात नेगेटिव इज कॉल्ड कैथोड, और कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन, अर्थात यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन। रिडक्शन को क्या कहते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कैथोड है नेगेटिव, और नेगेटिव के पास कौन आएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव अर्थात हाइड्रोजन देख रहे हैं आप यहाँ पे आएगा, तो H+ है, और कैथोड पे क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अर्थात यहाँ पे चूँकि ये इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो एक इलेक्ट्रॉन यह ले लेगा, और इसका जो प्लस चार्ज है वो ख़त्म होकर हाइड्रोजन बन जाएगा। अभी भी ये अनस्टेबल है, तो एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन से रिएक्ट करके हमें H2 दे देगा। तो आप देखेंगे कि कैथोड पे H2 गैस निकल रहा है। आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, H2 गैस रिलीज हो रहा है, पूरा रिलीज हो रहा है। तो धीरे धीरे H2 गैस बनना शुरू हो जाएगा इस कैथोड के पास, यहाँ पे H2 गैस निकलना शुरू हो जाएगा। अब आइए देखते हैं कि एनोड पे क्या होता है। 8 एनोड। एनोड पे क्या होगा, एनोड पे आप पाएंगे एनोड होता है पॉजिटिव, और एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, OIL, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एनोड पे कौन आना पसंद करेगा, एनोड है पॉजिटिव, इसके पास नेगेटिव आना पसंद करेगा। नेगेटिव में कौन आना पसंद करेगा, Cl-, अभी देखा हम लोगों ने, तो Cl- नेगेटिव है। तो ऑक्सीडेशन होता है एनोड पे, एनोड होता है ऑक्सीडेशन कराने के लिए, और ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो ये एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो इसके पास Cl बचेगा, और चूँकि Cl अनस्टेबल है तो एक Cl दूसरे Cl से मिल करके Cl2 बना लेगा। अर्थात इसको एक साथ दिखाना चाहेंगे तो हम लोग इस तरह से दिखा सकते हैं ओवरऑल कि कैथोड पे क्या हुआ, H+, 2H+, 2 इलेक्ट्रॉन को दिया, H2 गैस बनाया, कैथोड पे H2 गैस रिलीज हुआ। एनोड की बात करें तो यहाँ पे Cl- ने एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर दिया। एक इलेक्ट्रॉन को देने के बाद इसने क्या किया, 2 Cl- लिया तो यहाँ पे Cl2 गैस बना दिया, और इस तरह से एनोड के पास Cl2 गैस यहाँ पे आपको दिख रहा है कि Cl2 गैस रिलीज होगी।
आप इस पिक्चर में आराम से आसानी से देख सकते हैं कि किस तरह से Cl2 जो गैस है और H2 गैस है जो आपको रिलीज होता दिखाई दे रहा है। आप इस पिक में देख सकते हैं कि कैथोड के पास H2 गैस यहाँ पे रिलीज होता दिखाई दे रहा है और एनोड के पास यहाँ पे Cl2 गैस दिखाई दे रहा है आपको, Cl2 गैस और H2 गैस। आप यहाँ देख सकते हैं H2 गैस और Cl2 गैस। अभी तक हमारे पास Na+ और Cl- और H+ और OH- आयन थे। उसमें से जो H+ आयन था वो H2 के रूप में यहाँ निकल गया, Cl- आयन यहाँ पे जाके ख़त्म हो गया। इसके बाद इस सॉल्यूशन में सिर्फ 2 ही आयन बचे रहे, Na+ और OH- आयन। तो ये दोनों आपस में कंबाइन हो जाएंगे, Na+ और OH- आयन, और NaOH बना लेंगे और पूरा सॉल्यूशन जो बचा रहेगा वो हमारा NaOH का सॉल्यूशन रहेगा। बाकी जो Cl2 गैस है और H2 गैस है वो तो उड़ गया यहाँ पे, और जो सॉल्यूशन बचा रह गया वो कैसा बचा रह गया, NaOH, जिसे हम लोग कॉस्टिक सोडा कहते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से नमक के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करा करके हम लोगों ने कास्टिक सोडा बनाया, हमने H2 बनाया, हमने Cl2 बनाया। अब ये जो 3 तरह के जो प्रोडक्ट मिले हमें ओवरऑल हम लोग रिएक्शन को लिख सकते हैं कि जब NaCl और वाटर से इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो हमें क्या क्या मिला, NaOH मिला, साथ ही साथ हमें H2 गैस भी मिला, साथ ही साथ हमें Cl2 गैस भी मिला। ये जो 3 तरह के मटेरियल हैं वो काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदेमंद है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस इनका है। क्या इंपॉर्टेंस है आइए समझते हैं बारी बारी से। जैसे कि हमारे पास NaOH हमें प्राप्त हुआ, पूरा जो सॉल्यूशन है वो NaOH से बन गया। तो NaOH का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करेंगे, ग्रीस हटाने में। आप देखते होंगे बड़े बड़े जो गाड़ियों के चक्के होते हैं उसमें ग्रीस लग जाता है, अगर उस चक्के को सीधा अगर NaOH के सॉल्यूशन में डाल दें तो पूरा चक्का मतलब चमकने लगेगा। उसी तरह से अगर हम लोग इस NaOH की बात करें तो इसका इस्तेमाल साबुन और डिटर्जेंट बनाने में करते हैं, कागज़ बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल हम लोग पेपर इंडस्ट्री में करते हैं, और फाइबर्स बनाने में भी NaOH का इस्तेमाल किया जाता है। उसी तरह से अगर Cl2 गैस की बात करें तो इसका इस्तेमाल आप भली भांति जानते हैं कि Cl2 गैस का इस्तेमाल हम लोग जल को प्यूरिफाई करने में करते हैं। स्विमिंग पूल हो, अगर उसको डिसइंफेक्ट करना हो तो Cl2 जो गैस है या फिर उसका जो सॉल्यूशन है उसको अगर स्विमिंग पूल में डाल देते हैं तो सारे जर्म्स मर जाते हैं। PVC पाइप बनाने में Cl2 का इस्तेमाल किया जाता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड जो पाइप्स हैं उसका बनाने में Cl2 का इस्तेमाल करेंगे। कीटाणुनाशक के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है, और बहुत तरह के और सारे जो मटेरियल्स हैं उनका बनाने में इस्तेमाल करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर जो है उसमें भी एक मेन कंस्टिट्यूएंट आपको Cl2 देखने को मिलता है। उसी तरह से अगर हाइड्रोजन की बात करें तो आप हाइड्रोजन जानते हैं कि बहुत ही अच्छा फ्यूल है, ये बहुत ही आइडियल फ्यूल माना जाता है, किसी भी तरह का प्रदूषण नहीं छोड़ता है, पूरी तरह से बर्न होता है और हाईएस्ट अमाउंट में हमें हीट देता है। इसका जो सबसे हाईएस्ट जिसे भी इसका हाइड्रोजन को देखने को मिलता है, अर्थात इसका ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह से इसका खाद के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। हाइड्रोजन का इस्तेमाल हाइड्रोजनेशन प्रोसेस के लिए भी करते हैं। जैसे कि हमारे पास वेजिटेबल ऑयल हो, अगर इसको ऊपर H2 और निकल का रिएक्शन करा दें तो वेजिटेबल ऑयल अब यह वेजिटेबल घी में बन जाएगा, वेजिटेबल घी में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसे हम लोग डालडा घी के रूप में भी जानते हैं, डालडा घी के रूप में भी जानते हैं। इसे ही हम लोग मार्गरीन भी के नाम से भी जानते हैं। हाइड्रोजन का इस्तेमाल अमोनिया गैस बनाने में भी किया जाता है, N2+H2। जब आयरन और मोलिब्डेनम इन हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के प्रेजेंस में जब ये दोनों रिएक्शन करते हैं तो हमें अमोनिया गैस मिलता है। तो इस तरह से हम लोगों ने 2 चीज़ें देखी कि नमक क्या होता है, कैसे लेबोरेटरी में बनाते हैं, कैसे उसका इस्तेमाल किया जाता है, समुद्र से उसको कैसे प्यूरिफाई करते हैं, कैसे आयोडाइज्ड साल्ट बनाते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि किस तरह से नमक का यूज़ करके कास्टिक सोडा को बना सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करा के कैसे बना सकते हैं, क्या क्या उसके अंदर रिएक्शंस हुआ। क्लोरअल्कली मेथड हम लोग क्यों कह रहे हैं इस रिएक्शन में, क्योंकि अभी आपने देखा कि जब NaCl और वाटर से इलेक्ट्रिसिटी हम लोगों ने पास कराया था तो हमें NaCl और साथ ही साथ हमें H2 और Cl2 मिल रहा है, इसलिए क्लोर नाम पड़ा। और चूँकि NaOH, और चूँकि हमें अल्कली मिल रहा है, NaOH मिल रहा है, इसलिए इसका अल्कली, इसलिए क्लोर अल्कली मेथड इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने कास्टिक सोडा के बारे में पढ़ा और NaCl के बारे में पूरी जानकारी ले ली। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई हों। अगर किसी तरह का डाउट हो, दिक्कत हो तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर टू फ्रेंड्स एंड कलीग्स। थैंक यू।